अस्सलाम वालेकुम। राइटर्स राउंड टेबल के साथ हम आपके सामने, हमारे साथ जो आज राइटर्स हैं उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच कि आप तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बुलाया। आप चले आए। आजकल इस कोविड के दिनों में यही बहुत बड़ी बात है। मौका मिलना चाहिए आजकल। राइटर बनने का जब ख्याल आया था, ऐसे ही सवाल जहन में आता है, तो क्या पागलपन था? क्या कोई ये प्रोफेशन है राइटर होना हमारे मुल्क के अंदर? अगर मुझे ख्याल व्याल नहीं आया था कि मुझे राइटर बनना है। मुझे अगर मैं याद करूं तो मुझे ये भी नहीं याद फर्स्ट मेमोरी क्या लिखा था, कब लिखा था। तो लिखती तो होंगी हमेशा से, और जब लिख रही थी तब बिल्कुल ये ख्याल नहीं था कि ये एज अ प्रोफेशन आई विल टेक इट अप। लेकिन स्क्रीन राइटिंग की तरफ जो मुझे खुद बहुत ही ताज्जुब है, मैंने बहुत टटोला कि मैं वो अपने माजी को कि क्या हुआ था कि मैंने स्क्रीन पे लिखा था। फसीही कि मेरे यहाँ बैठे हैं मेरे करीब, मैंने बंस रोड की नीलोफर देखा और बहुत मैं इंस्पायर हुई। हम सब। और बहुत एक जादू सा हो गया और मैं खोई रही उसमें कि क्या चीज़ देखी है मैंने स्क्रीन के ऊपर। आई थिंक दैट वाज माय फर्स्ट इंस्पिरेशन टू राइट फॉर स्क्रीन। पहली चीज़ लिखकर मैंने भेजी भी इनको, हम जानते नहीं थे एक दूसरे को, हमें कुछ नहीं पता था, और मैंने इनके पास, मेरी खुशकिस्मती है कि इनके हाथों लगी मेरी तहरीर। अगर ये मुझे इनकरेज ना करते और वो चीज़ न बन पाती, आई डोंट थिंक कि मैं लिखती स्क्रीन के लिए। क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ तो यहाँ नहीं है कि सब तैयार नहीं बैठे हैं आपको वेलकम करने के लिए। यही एक ख्याल जहन में आता है ना, तो इसीलिए फसी मैंने ये सवाल किया कि पाकिस्तान में राइटिंग प्रोफेशन के तौर पे चुनना, क्या ये एक अच्छा वाइज फैसला है? देखिए, मैं एक बात बताऊं, मैं जब बहुत छोटा था उस वक्त से, जैसे होता है ना, उस वक्त होता है कि जी डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये बनना है, मेरे जहन में था कि मुझे राइटर बनना है। और जाहिर सी बात है उस वक्त आपकी सोच भी प्रैक्टिकल नहीं होती, एक रोमांटिसिज्म होता है। तो मुझे बस ये था कि मुझे लिखने वाले लोग अच्छे लगते थे। मैं जब उनको देखता था तो मुझे बड़ा वो लगता था, वो मतलब एक देवता नहीं होता जो ऊंचे सिंहासन पे बैठा होता है, मुझे वो लगते थे हमेशा। मुझे कभी डॉक्टर्स को देख के नहीं हुआ, कभी फौजियों को देख के नहीं हुआ, मुझे सिर्फ लिखने वालों को देख के होता था। मतलब आप मेरी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन वो थे। तो मुझे था मुझे राइटर बनना है। और अच्छी बात ये हुई कि जब मैंने लिखना शुरू किया, मैं छोटी छोटी कहानियाँ लिखता था या कुछ ऐसी लिखता था। तो और उस ज़माने में ये हुआ कि मेरे माँ बाप जो थे, अमूमन ये होता है कि आपको घर की तरफ से हौसला अफजाई मिलती है। तो मेरे अम्मी अब्बू, क्योंकि मेरी अम्मी का बड़ा अच्छा था मुताल्ला, वो बड़ी पढ़ती थी चीज़ें, इस्मत चुगताई, मंटो, सब वो पढ़ती रही थी, वो अदबी उनका ज़रा सा वो था। तो उसकी वजह से भी ये हुआ कि उन्होंने भी बड़ी हौसला अफजाई की। फिर मेरे कज़न थे, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा वो किया। तो ये होता है कि जब आप एक मंजिल की तरफ जा रहे होते हैं ना, तो जो उससे पहले के जो स्टेप्स होते हैं उस पर अगर लोग आपको सहारा दे दें, आपको पकड़ लें, तो फिर आपकी हिम्मत बनती है। तो मेरी हिम्मत बन गई उससे, और बस फिर इसी तरह मैंने लिखना शुरू कर दिया। और ये सोचे समझे बगैर लिखना शुरू किया कि जी इसमें पैसा है या नहीं, लेकिन मुझे था कि मुझे इसे प्रोफेशन बनाना है। इसके अलावा मेरे जहन में कोई वो नहीं था कि मुझे सेटिस्फेक्शन थी आपके लिए? जी जी लिखना, और अभी तक है सेटिस्फेक्शन। लिखना मतलब मुझे लगता है आपके अंदर का कैथारसिस होता है, और आपके अंदर जो बहुत सी आवाज़ें होती हैं, बहुत सी बातें होती हैं, शायद वो मतलब मुझे लगता है कि वो एक तहरीक मिलती है जब उसको आप कागज़ पे उतार रहे होते हैं। लेकिन टीवी पे ना साजी जो कैथारसिस होता है, हम लिखते हैं, इस वक्त बहुत क्रिटिसिज्म आ रहा है कि कंटेंट एक जैसे ही आता है, तो ये भी हमारा कैथारसिस ही है बीइंग ए राइटर? कैथारसिस नहीं है वो, मैं ये कहूँगा कि एक होती है छन्नी जिसके अंदर से कुछ चीज़ें गुजर के आती हैं। वो छन्नी में से जब गुजरती हैं तो वो करते करते सब की सब, मतलब अगर आपने उसमें आम डाला तो आम भी सेब के फ्लेवर का निकलेगा, सेब भी सेब के फ्लेवर का, अमरूद भी उसमें से सेब भी बन के निकल रहा है। तो वो हो ही रहा है कि जो एक फ़िल्टर है ना बीच में, वो फ़िल्टर हमारे जो कैथारसिस हैं उनको उस शक्ल में पहुंचा नहीं रहा। जैसे हो सकता है कि जैसे जब मैं आया था इंडस्ट्री में, तो मुझे ये पता चला कि जी ख़वातीन के बारे में लिखना है, क्योंकि ऑडियंस सारी ख़वातीन है। आपका जो ऐड है वो क्योंकि फोकस ही कर रहा होता है एक औरत को जो कि ग्रॉसरी बाय करती है घर के लिए, तो वो आपको उसी के लिए लिखना है। तो फिर मैंने उस वक्त ये सोचा कि मैं उस तरह की औरत हूँ नहीं कि मैं ये किचन पॉलिटिक्स में को उस तरीके से समझ सकूँ या उसमें फंस सकूँ। एक आसानी भी एक तरह से तो अपने लिए ढूंढी वो, लेकिन उसका मैंने तरीका ये किया कि एक प्रो फेमिनिस्ट जो एक तहरीक थी जो फेमिनिस्ट वाली, उसको पकड़ा। उसमें हुआ ये कि कम से कम एक थ्योरी थी पीछे, मतलब मेरे पास उसके लॉजिक्स थे। तो मुझे होता था कि मुझे इतनी रिसर्च हो कि ये तो एक 26 एपिसोड का ड्रामा लिखना है, तो 2
औरतें एक किचन पे लड़ पड़ी हैं, कम से कम मेरे पास उसकी पूरी की पूरी थ्योरी तो मौजूद हो कि किस बात पे मैं बात कर रहा हूँ और क्या है। लेकिन जब आप टेलीविजन पे जाते हैं ना, मसला ये है कि मैं अजीम से अजीम तरीन शाहकार लिख दूँ, जब आगे चूज़ करने वाला उसको रिजेक्ट कर देगा तो स्क्रीन के ऊपर वो चीज़ नहीं पहुँचेगी। तो मुझे जो लगता है वो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हमें कैथारसिस का मौका भी नहीं मिल रहा। कुछ दफ़ा ये भी मैं कहता हूँ कि अगर कोई बुरा, अब उसको पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन जो उस स्टाइल का ड्रामा जो कि आप लोगों को चुभ रहा है, वो लिखने वाले लोग हैं ना, वो बुरा ड्रामा ज़्यादा अच्छा लिखते हैं, जबकि मैं अगर वही ड्रामा लिखने की कोशिश करता हूँ तो मैं मिमिक करता हुआ उनसे भी बुरा लिखता हूँ वो ड्रामा, क्योंकि मैं अंदर से नहीं आ रहा होता ना वो। मतलब एक बदमाश होने के लिए भी अंदर से बदमाश होना ज़रूरी है। अगर मैं बदमाश नहीं हूँ, मतलब एक शरीफ उससे हूँगा तो मुझसे वो बदमाशी भी ना कोई अजीब सी लगेगी देखने में। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि जो आगे जो फिल्टर बैठा हुआ है और जो छाननी है, वो प्रॉब्लम। जैसे मैंने बहुत से, लास्ट अभी फ़िलहाल इस मैं बात करूँगा कि जैसे मैंने बहुत बड़े बड़े राइटर्स देखे हैं, जब मैं उनका नॉवल से चीज़ें पढ़ना शुरू करता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे उनका दुनिया भर का एक्सपोजर है, दुनिया भर के लिटरेचर का एक्सपोजर है, लेकिन जैसे ही वो अपनी ऑडियंस की तरफ आते हैं तो वो एक ऐसी छन्नी में डाल देते हैं, पत्ती ऐसे छान देते हैं कि चाय इन द एंड करके एक फ़िलासफ़ी लेके आती है और आपको इन द एंड लगता है कि यही एक नज़रिया है पूरी दुनिया में। और शायद ऐसा भी लगता है सचिन कि जैसे सुनी सुनाई बातों का एक्सपीरियंस है, अपना ज़ाती बर्ताव नहीं है उन सिचुएशंस, उन लोगों के साथ जहां वो बस रहे हैं, तो वो इसी वजह से सुनी सुनाई तज्जिया ही उसमें ऐड कर देते हैं। मतलब वो जो सुनना चाहते हैं लोग एग्जैक्टली वो वही बात कर देते हैं। बात कर देते हैं जो सुन रहे हैं काफ़ी देर से। साजी ने जैसे कहा ना कि ये जो औरतों की किचन पॉलिटिक्स वाले ड्रामे हिट हो गए, तो आप इसीलिए शायद ज़्यादा कामयाब रहीं कि आपने वो किचन पॉलिटिक्स करीब से देखी हुई थी। नहीं, मैं पता नहीं कामयाब रही या नहीं रही, क्योंकि जिन लोगों ने साजी को रुलाया उन्होंने मुझे भी रुलाया, जिन्होंने इनका रिक्शा जलाया और उनका साइकिल चुराया उन्होंने मेरे साथ भी ये सब कुछ किया, तो उनके नज़दीक हम भी कामयाब नहीं हैं। अच्छा, मेरा चूँकि ताल्लुक़, देखिए बड़ी अच्छी साजी ने बातें कही कि आप जब लिख रहे होते हैं ना तो आपका एक्सपोजर आपके साथ होना ज़रूरी है। मास प्रोड्यूस जब किया जाता है, जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो साथ ही आ जाती है मास प्रोडक्शन, लेकिन मास प्रोडक्शन के साथ साथ जिस तरह से आप तमाम बड़ी इंडस्ट्रीज़ में देखें वहाँ पैरेलल काम भी हो रहा होता है। तो अब ये जिन 4 लोगों को आपने बुलाया है इनका काम पैरेलल है इनफैक्ट, लेकिन इन चारों को प्रॉब्लम यह है कि इनको पैरेलल राइटर्स को बड़ी रिस्पेक्ट दी जाती है दुनिया में, हमें नहीं दी जाती। उल्टा बैठ के यही डिस्कशंस होती हैं हमसे भी, आप उस जैसा लिखें। अच्छा, वो जो लिख रहा है वो बहुत अच्छा लिख रहा है, वो मासेस के उस वक्त का प्रेजेंट टाइम का लिख रहा है, लेकिन उसका बहुत थोड़ा वक्त है। हम तजर्बाती लिख रहे हैं, उसमें से क्लासिक भी निकल सकता है जो आने वाले वक्त को डिफ़ाइन कर सकता है। लेट अस राइट, मैं ये समझती हूँ। और जहाँ तक आपकी बात है कि किचन पॉलिटिक्स से मेरा, इसलिए मैं ये भी लिख सकी जो ये चाहते थे। इनको यूँ समझिए कि मैं धोखा देने में कामयाब हुई कि मैं किचन पॉलिटिक्स लिख रही हूँ। जैसे आपने मेरा प्ले किया था, दो वो बज़ाहिर किचन का ही मैंने दिखाया था, लेकिन मैंने अलामती तौर पे उसको इस्तेमाल किया था। देखिए, किचन भी एक पावर स्ट्रगल है। ये वही कहानी है जो फर्स्ट बारबैलिकल स्टोरी है, उसमें वही एक शैतान होता है, एक आदम होता है और वही होता है। मुझे मुन्नू भाई की बात याद आती है कि वो कहते हैं कि पहला एंटागनिस्ट प्रोटैगनिस्ट तो वहाँ था, उसने औरत ने कहा कि चल इत्थे चलिए, ज़मीन ते चलिए, आपा 10 मरले दा प्लॉट लेने हैं। जन्नत से जो वो निकली थी वो वही उसी ड्रामे की प्रोटैगनिस्ट थी। उसने कहा मैंने यहाँ नहीं रहना जन्नत में जहाँ अपनी मर्ज़ी नहीं है, चलो नीचे चलो। तो वो ये उनकी बात मुन्नू भाई की बड़ी मुझे अक्सर याद आती है कि कहानी इतनी ही पुरानी बाइबैलिकल कहानी है, लेकिन जब हम लिखते हैं तो हम अपने एक्सपोजर के साथ लिख रहे होते हैं। हमें वो लिखने का मौका देना चाहिए इन लोगों को। मतलब उसमें मेरा तो चूँकि तजर्बा एक रिवायती घर से मेरा ताल्लुक़ था, तो मैंने बहुत कुछ देखा हुआ था। मेरी 7 बहनें हैं बड़ी, और जाहिर है बहुत कुछ बड़े टाइम से देखते चले आ रहे हैं। उसमें उसके कुछ अच्छी चीज़ें भी देखी किचन में होती हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी देखी, तो बहुत कुछ है। मतलब ऐसा नहीं है हमने किचन को भी अंडरमाइन कर दिया। साजी की बात बड़ी अच्छी है कि ग्रॉसरी बायर्स जो है वो लोग सिलेक्ट करते हैं वहाँ से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे आइटम्स, बहुत सारे आइडियाज़, तो उनके लिए तो हमें ज़्यादा बड़ी पैलेट सजानी चाहिए अगर हम ऐसा कुछ कर भी रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि जो कंटेंट सिलेक्ट करने वाले लोग हैं, जिनको इन्होंने छलनी का नाम दिया, उनको ख़ुद कुछ नहीं पता। मैं ये इस वक्त वजाहत के साथ कहूँगी कि उनकी कोई रिसर्च नहीं है, उनकी इवन कंज्यूमर रिसर्च नहीं है, उनकी व्यूअर रिसर्च नहीं है, उनको कुछ भी नहीं पता है। ये दो टोक बात है। वो क्या बना रहे हैं वो उनको भी नहीं पता,
उनके रास्ते भी, उनके लिए भी प्रॉब्लम है कि उनको भी नहीं पता क्या है, उनके लिए भी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग की ज़रूरत है। उनको ट्रेन किया जाए, फिर वो हमें ट्रेंड करें। हमने बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक ही जवाब में कवर की हैं। सबसे पहले बात तो मैं ये क्लियर करूं, यहाँ पे जो आप लोग मेहमान की शक्ल में मेरे सामने हैं इस राउंड टेबल पर, ये पैरेलल के तौर पे नहीं बुलाए। इसमें बहुत कंटेम्प्रेरी भी लिखा, जैसे आपने मजबूरन ही लिखा, लेकिन आपने लिखा और उसका हिस्सा बने। इसमें एक सवाल जो जन्म लेता है कंटेंट का, तो हमारे साथ फंसी हैं जो कंटेंट हेड रहे हैं कुछ चैनल्स के ऊपर। ये कंटेंट डिपार्टमेंट क्या होता है, कैसे बनता है? ये बस एक पागल खाना है। देखिए, मैं 2 जगह रहा, मैं हम में भी रहा, मैंने बोल में भी किया। तो अच्छा, हम में जिस ज़माने में मैं था, वो ज़माना मैं कहता हूँ कदरे बेहतर ज़माना था। उस वक्त नूरुल शाह भी थी, दूसरे लोग भी थे, डॉक्टर अनवर सज्जाद भी थे, दूसरे लोग भी थे। ठीक है, अब हम इस बहस में नहीं पड़ रहे कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन ये होता था कि उनको बात समझानी आसान होती थी। जैसे मैं था, इकबाल अंसारी होते थे, नूरुल शाह होती थी, तो हम डायरेक्ट सुल्ताना सिद्दीकी होती थी, तो मतलब आप बात अपनी कह जाते थे। अब मसला ये हुआ कि धीरे धीरे, जैसे अब मैं देखता हूँ, जब मैंने बोल ज्वाइन किया, बोल में तो मैं इसलिए बोल को वो नहीं करूँगा, किसी खाते में उसको नहीं डालूंगा कि वो एक एक्सपेरिमेंटल, जो मुझे उन्होंने जो पकड़ा था, तो मैंने तो जो काम किया, जो जिस तरह के मैं ड्रामे लिखता हूँ उस तरह का मैंने काम किया। दूसरे लोगों ने किया, जो उसमें दूसरे जो कंटेंट में लोग थे, उन्होंने जाहिर सी बात है कमर्शियल भी किया, मेन स्ट्रीम किया, लेकिन मैंने वो किया। जैसे बी गुल है, इन्होंने दिलारा लिखा, उसमें वो मुंशी प्रेमचंद के नावल जो निर्मला है उस पर बेस करता था। फिर कंवल खूसट ने किया, चक्कर किया, वो एक अलग कहानी थी। मैंने किया मोहिनी मेंशन की सिंड्रेलाएं। एक हुआ हमारा तुम मुजरिमो, जो मतलब वो वाहिद सोप था कि जो एजुकेशन सिस्टम को जाके हिट कर रहा था, कि जो लड़कियां नहीं होती जिनको आप मार्क्स उनके मतलब टीचर्स के साथ उनकी जो होती है चपकलिश, उसके ऊपर वो इतना ज़्यादा हो जाती है कि वो एक लड़की जो है वो खुदकुशी कर लेती है। तो वो पूरा वो एजुकेशन सिस्टम पे जाके होता था, टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप के ऊपर वो था। तो मैंने तो जो मेरे मिजाज का काम था मैंने किया, लेकिन क्योंकि मैं लिखता हूँ तो मेरा जाहिर सी बात है वास्ता भी पड़ता है कंटेंट में। हमना भी जो बात कह रही है वो बिल्कुल सही बात कह रही है कि कंटेंट में इस वक्त जो लोग बैठे ना, मतलब अब चाहे मतलब आप देखें साजी है, साजी का मुझे पता है साजी एक मुख्तलिफ अंदाज में सोचता है, आमना अलग अंदाज में सोचती है। इन्होंने उल्लू बराए फ़रोग किया, इन्होंने इल्तिजा किया हुआ है, इन्होंने बीगुल का एक अपना स्टाइल है ना, डरसी जाती है सिला ये वो। लेकिन मसला ये होता है कि वहाँ जो लोग बैठे ना, मतलब मैं कहता हूँ उनको कहना भी अबस है, फजूल है, क्योंकि उनके जहन में ये बातें आ ही नहीं सकती। मतलब बात ये ना, जहाँ हम उस जगह बात करें ना कि जहाँ हमें पता हो कि ये जो आदमी है मैं इनसे बात करूँगा ये मेरी बात समझ लेंगी। बात ये कि अब जो लोग आ गए, अच्छा उनके कुछ उनके तकिया कलाम है कि जी ड्रैग हो रहा है, वो ख़ास एक होता है ड्रैग, मज़ा नहीं आ रहा, ड्रैग हो रहा है, मतलब यार और डार्क लिखा हुआ है, डार्क लिखा हुआ है, डार्क लिखा हुआ है। मतलब आप बताएं तो आप लोगों को बताएं कि अंधेरे के सीन ज़्यादा लिख दिया आपने। तो पता नहीं रहता नहीं क्यों डार्क, मुझे तो आज तक समझ नहीं आया। मैं तो फेयर एंड लवली लगा के मुझे लगता है मैं गोरा नहीं हो पाऊंगा उनके नहीं। हिसाब से। तो कंटेंट में मैं एक बात बताऊं, तो dark is beautiful। सॉरी टू से, जो एक हमने एक गधापन हमें नजर आता है ना, मैं तो उसके लिए कहता हूँ गधापन जो आपको नजर आता है, वो यही है कि अब ना इब्लाग का मसला है जो सबसे ज्यादा मसला है ना। कोई भी राइटर घबराता क्यों है, कोई भी, मैं यकीन से कहता हूँ साजी भी कहीं जाता होगा, बीगुल भी जाती होंगी, आमना भी जाती होंगी, ये होता है कि यार इब्लाग का मसला है, हम जिसके पास बैठे हम उसको बात आया समझा सकते हैं या नहीं समझा सकते। तो ये जो इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो यार इस वक्त कोई लोग ऐसे नहीं है कि जिनसे मैं खुद, क्योंकि रहा हूँ और मेरा खुद भी वास्ता है, हम सबका वास्ता रहता है, तो मैं तब कहता हूँ कोई, अब वो जो लड़के लड़कियाँ आप देखें, हमने ओरिजिनल ड्रामे का गला घोंट दिया है। आप ये देखिए हमारे इधर क्या होता है, जितने आप ड्रामे देखें, मैं डायलॉग सुनता हूँ, बिल्कुल लगता है वो अजीब सतही किस्म के, मतलब अजीब, तुम मेरी ज़िंदगी, मतलब कभी टीवी ड्रामे में मतलब हम इस तरह की लैंग्वेज सोच ही नहीं सकते थे कि मतलब इस तरह की, मतलब उसको तो फिल्मी भी नहीं कहेंगे, मतलब वो घटिया किस्म की एक फसी, language। एक यहाँ पे मैं रोक कर आपसे ये कहना चाहूँगा, जी। अगर आप जैसे सीनियर लोग इस वक्त के कंटेंट के लोगों को अपना पॉइंट नहीं समझा पा रहे, तो आलिम का कसूर होगा, जाहिल का नहीं होगा। वो रास्ता हम ढूंढ क्यों नहीं पा रहे, हमारी आज नशिस्त की यही वजह है। अगर आप बात शुरू कर रही हैं तो मेरा एक इस ज़मीनी सवाल ये है, आप उस दौर में दाखिल हुई बहसियत राइटर बिल्कुल, कि जब जो सीनियर, जो पीटीवी से एक्सपीरियंस लोग थे जिनका नाम फसी ने लिया, वो अपने आखिरी दिनों में थे, और फिर ये डिटेरेशन जो देख रहे हैं हम कंटेंट डिपार्टमेंट में आपकी आंखों के सामने हुए, तो इसकी वजूहात पे रोशनी डालिए, सिर्फ हम उन पे इल्ज़ाम ना धरें। देखिए
फंसी की बात को मैं ज़रा सा कंटिन्यूसली करना चाहती हूँ कि जिस चैनल का कंटेंट इन्होंने देखा वो फिर मेरे ज़िम्मे में भी आया उसका कंटेंट देखना, उसी चैनल का इत्तेफाक। जब ये थे वहाँ, जैसे इन्होंने कहा माहौल और था, माहौल से मुराद है वो लोग थे जो समझ-बूझ रखते थे, जिनसे बात या कोई डायलॉग किया जा पॉसिबल सकता था। जी। जब मैं गई तो काफ़ी अरसा गुजर चुका था, वो एक प्रॉस्परस, एक इस्टेब्लिश्ड कमर्शियल चैनल था। तो एक सीधी साफ बात कही जाती है कि हम रेटिंग ड्रिवन चैनल हैं। ये बात आपसे पहले रोज़ की जाती। जब उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने कहा आपने मुझे क्यों बुलाया? मतलब मेरे पास तो कोई कमर्शियल नहीं है चीज़ जो मैं क्वालिफाई करती हूँ फॉर दिस पोस्ट। नहीं, हम चाहते हैं कि आप हमें ज्वाइन करें, बट वी आर अ रेटिंग ड्रिवन चैनल। ये बात बहुत क्लियरली बताई जाती है। अच्छा, अगर उनसे पूछिए कि अच्छा बताइए कि आपकी किस चीज़ की रेटिंग आती है, तो उन्हें नहीं पता। जैसे आमना ने कहा, बिल्कुल ब्लैंक है, कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर कहा जाता है कि फॉर्मूला है, वो फेल है, वो फेक है, वो सच नहीं है। तो एक तो ये बात हुई। उसके बाद जब मैं जो डिपार्टमेंट मुझे दिया गया, उस डिपार्टमेंट में से किसी ने कभी भी कुछ भी नहीं लिखा था। वो सब कंटेंट डिपार्टमेंट से जब मैंने पहले दिन बातचीत की, अच्छा तुमने कभी कुछ लिखा पढ़ा? ना लिखा ना पढ़ा। अब आपने जब कुछ पढ़ा ही नहीं है तो आप लिख तो नहीं सकते। पहले तो आप पढ़ना शुरू कीजिए। तो वो सिर्फ चाय पीते थे, गप लगाते थे एक डेस्क पे बैठ के। उस डेस्क पे उस राइटर से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, उसको तंग करूं मैं फ़ोन करके, बिल्कुल एक सुपरविजन कर रही हूं मैं फ़लाँ राइटर की, जो कि बड़े सीनियर नाम थे। कि आप कैसे किसी को एडिट करने का कह सकती हैं जब आपने कुछ लिखा नहीं, आपने पढ़ा नहीं? तो देखिए, सबसे पहले तो जितनी डिप्लॉयमेंट है कंटेंट डिपार्टमेंट की, जैसे कंटेंट देखना है, जैसे ये छलनी है, वो क्वालिफाई नहीं करते वहाँ बैठना। क्वालिफाई तो वो करते हैं ना जिन्होंने ये काम किया हो, वो ट्रेंड हो, और अगर नहीं है तो फिर उनकी ट्रेनिंग की जाए। कुछ हद तक मैंने जितने महीने वहाँ रही, ये ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू किया और उनको ट्रेन किया कि स्क्रिप्ट क्या होता है, उसे पढ़ते कैसे हैं, उसे एडिट कैसे करते हैं। उसका नतीजे में सब लोगों ने पहले तो छोड़ना शुरू कर दिया, जाहिर है। तो फिर नए लोग हायर होना शुरू हुए और फिर एक नई सी टीम बनी जिन्हें काम करना पड़ा। उससे पहले वो कोई वहाँ कुछ नहीं पढ़ता। हम ऑफ द रिकॉर्ड अभी बात कर रहे थे, शायद आमना ने कहा कौन पढ़ता है स्क्रिप्ट, वाकई कोई नहीं पढ़ता। और चंद लोग हैं जो पढ़ते हैं। जब वो पढ़ना शुरू किया कंटेंट डिपार्टमेंट में, तो उनको पता चला कि 9 से 6 के भी टाइमिंग्स कम हैं, क्योंकि इतना प्रोड्यूस हो रहा है। अब आप पढ़िए ना, फिर आप बात कीजिए राइटर से कि आपने ये गलती की, या आप उसे सिर्फ ये क्यों कह देती हैं कि ये ठीक नहीं है, या ये ड्रैग है, या ये डार्क है। कम अप विद सम सॉल्यूशंस एंड आइडियाज़। ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है। आप इतने क्रिएटिव अगर नहीं हैं, तो जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम यही है कि जो कि हमारा हर इदारे का मसला है, कि जो लोग एबल नहीं हैं, जो वहाँ से ताल्लुक़ नहीं रखते उस पेशे से, वो वहाँ पर बिठा दिए जाते हैं। तो फिर तो आप कैसे, ये तो हमारे पूरे मुल्क का एक पूरे डायलेमा हर है। इंस्टीट्यूशन का और डायलेमा साजी, है। मेरा आप दोनों से फिर सवाल है कि आप चारों जो इस टेबल पे बैठे हैं, आपने सब ने अपने फोटे में, अपने असलूब में लिख कर रेटिंग ली है। कुदूसी साहब की बेवा हो जाए, किसी का भी प्रोजेक्ट हो जाए, उल्लू बराए फ़रोख्त हो जाए, दरसी जाती सिला हो जाए, सब लोगों ने आपने रेटिंग ली है। तो फिर आपकी आवाज़ उतनी तवाना क्यों नहीं हो सकी, बल्कि और कमज़ोर हो गई है, जो गुफ्तगू मैं सुन रहा हूँ? असल में एक चीज़ थोड़ी सी जो समझने वाली है, जैसे आप पहले एक चीज़ कह रहे थे ना कि मतलब जो आलिम है वो जाहिल को क्यों नहीं पढ़ा पा रहा, उसमें एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा। देखिए, अगर मंटू अगर आपने अपने टाइम में आप देखें तो आपको लगेगा कि वो सबसे ज़्यादा नाकामी की सिचुएशन के अंदर जा रहा था। हमें लगता है कि शायद वो आज पैदा होता तो शायद कुछ और होता, ऐसा नहीं है। मंटू ने उस वक्त जो किया था, उसकी वजह से करते करते वो रिजेक्ट होते होते भी एक ऐसा वीएन आ गया था जिसे बागी जनरेशन ने अपनाया। और आज अगर देखा जाए तो वो एक मतलब है ना कि वो अब हम दार पे खींचे गए इन बातों पे, क्या जब कल वो ज़माने को निसाबों में मिले, तो हम जो आज कर रहे हैं ना, तो हो सकता है कि हमारे फिर यही है कि हम अपनी कुर्बानी पेश कर रहे हैं आगे, कि हो सकता है कि अगली जनरेशन तक जाते जाते ये बातें लोगों को समझ आना शुरू हो, उसका फौरी नतीजा शायद सामने जल्दी जल्दी नहीं आता। एक जो चीज़ मैं इसमें कहना चाहूँगा, देखिए मुझे लगता है कि जैसे कंटेंट डिपार्टमेंट जो है वो एक फोकस ग्रुप है। एक फोकस ग्रुप होता है ना कि मतलब जिस तरह आपने एक प्रोडक्ट निकालने के बाद जिन बीबियों ने वो यूज़ करना है, उनको
दिया और कहा टेस्ट करके बताएं कि कैसा है। अच्छा, जो फोकस ग्रुप था उसे अचानक आपने प्रोडक्ट का डिसीजन मेकर बना के अगर आप बिठा देंगे तो फिर तो प्रॉब्लम होगी हम लोगों के साथ उस चीज़ पे बात करते हुए। नंबर 2 एक और चीज़ ये है, मैं फिर करते करते आपका जो क्वेश्चन है उसी के ऊपर आऊँगा। कसूर उनका भी शायद कहीं इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक तरह से सोचने वाले लोग हैं और उनकी ड्यूटी होती है कि अगर उनका एक नंबर रेटिंग का गिरता है तो उनको जॉब से निकाला जा सकते हैं या उनके ऊपर क्वेश्चन आता है तो उनकी तो वो यही है। सिर्फ प्रॉब्लम ये हुआ है कि जो अगर आप चाहें आप इंडिया देख लें, पूरी दुनिया देख लें, हमारे साथ मसला हमेशा ये रहा है कि मेन स्ट्रीम के साथ कभी भी पैरेलल पनप नहीं सका। अगर हम पैरेलल प्लेटफॉर्म हमारे पास जैसे अब वेब सीरीज आ रही है ना, अब हम जैसे लोग शायद पनप सकें और अपनी बात कर पाएँ। मेन स्ट्रीम में अगर आप थोड़ा सा एक साइड के, जैसे मेन स्ट्रीम सिनेमा था इंडिया का, लेकिन एक पैरेलल सिनेमा भी था, वो चाहे उतना बिजनेस नहीं करता था लेकिन वो वॉइसेस तो थी। आप शबाना आजमी को या नसीरुद्दीन शाह को हो सकता है रेखा की या अमिताभ के मुकाबले में ना खड़ा कर सकते हो, लेकिन वो अपनी एक जगह थी ना। पाकिस्तान के साथ ये मसला रहा है कि हमेशा जब मेन स्ट्रीम था, मेन स्ट्रीम ने खाते वो सब जगह इवन रात के 10 बजे 11 बजे का स्लॉट भी खा लिया जहाँ पे कोई पैरेलल चीज़ कभी चल सकती थी। इसलिए हम लोग थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गए क्योंकि वो उस चीज़ में सेट नहीं हो पाए। इसी तरह से ABC क्लास की फिल्म आती थी इंडिया में। पाकिस्तान में आप देखें जो भी फिल्म है वो चाहे C क्लास है, चाहे A क्लास है, B क्लास है, वो एग्जैक्टली एक ही तरह प्रमोट होकर एक ही जगह लग जाती है। तो वो एक अजीब सा शौक भी लोगों के लिए होता है कि ये मुझे क्या दिखा रहे हो, जबकि क्योंकि लोगों को तो ये सेंस नहीं है कि ABC टाइप की कोई चीज़ भी कोई एग्जिस्ट करती है। अब जो हम लोगों के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है, अब देखिए मेरा जब औरंगज़ेज़ा चलता था, एक तरफ तो ऑडियंस बहुत रोती है कि घटिया चीज़ें क्यों हो रही हैं, अब ये क्या हो रहा है। आपको पता है कि औरंगज़ेज़ा की कई जगह पे रेटिंग आती थी लेकिन कई जगह पे उसकी रेटिंग क्या चीज़ खाती थी। फिल्मेजिया के ऊपर इंडिया का एक नागिन चलता था जिसमें वो कहता ए मधुमक्खी, ए नागन, ए नेवले, मतलब ये जुबान इस्तेमाल हो रही होती थी और वो उससे इतनी रेटिंग ले जाता था कि औरंगज़ेज़ा साहब गायब हो जाते थे और मुझे चैनल से बाकायदा डांट के मैसेज और वो आते थे कि ये देखिए क्या हो गया है, ये वो हो गया। और मतलब जो प्रोडक्शन हाउस है वो उससे मुझे लोगों को तो लगेगा और आगे हर जगह अप्रिशिएट करेंगे। इंडिया तक से वो Z5 जिस तरह रीच किया वो औरंगज़ेज़ा से ही किया कि अभी भी वो नॉमिनेशंस भी, अवार्ड्स भी, सारा कुछ। लेकिन जब मैं चैनल और प्रोड्यूसर के पास जाता हूँ तो मुझे कहता है कि देखो वो तो नागन की रेटिंग ज़्यादा आ रही थी तुमसे, तो अब मैं वहाँ पे क्या करूँ। होता ये है कि कई जगह पे हमारी ऑडियंसेस भी हमारा साथ छोड़ के जाके फिर जब आप एक चीज़ को, क्योंकि सोशल मीडिया ने प्रॉब्लम ये की है, जिस चीज़ को आप गाली दे सकते हैं आप उसको ज़्यादा रेटिंग देते हैं और उसको ज़्यादा मशहूर कर देते हैं। ये कुछ हमारा सोशल मीडिया की वजह से भी ये चीज़ आई है। यही चीज़ मुझे लग रहा है कि जिस ड्रामे का मजाक ऑडियंस उड़ा सकती है उसको ज़्यादा डिस्कस करती है, उसकी टॉक वैल्यू भी ज़्यादा हो जाती है और आपका फोकस भी वहीं हो जाता है। तो उस वजह से थोड़ा सा एक वही चीज़ आ गई कि जैसे पुराना पहले टीचर था ना, टीचर की आप रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है, क्योंकि टीचर बहुत ज़्यादा पैसा नहीं आपसे ले रहा होता था, इतनी तालीम महंगी नहीं थी और आपका जो टीचर था उसकी एक अथॉरिटी थी। अब जब बच्चे को ये लगना शुरू हो गया कि ये जो टीचर है ये तो मेरे बाप का नौकर है, ये तो मुझसे पैसे लेता है और उसको पता है कि टीचर को हटा देगा जो ये है आपका स्कूल का सिस्टम, मुझे नहीं हटा सकता क्योंकि मैं तो फीस पे कर रहा हूँ। तो वही ऑडियंस का रवैया हो गया है आपके राइटर के साथ कि तुम टीचर बन के अगर आए हो तो बेटा अपनी जगह पे रहो, तुम मुझे वो मत बताओ जो मुझे नहीं पता, मुझे वो बताओ जो मुझे पता है। मतलब ये है ना कि ये तो कहानी मुझे समझ नहीं आ रही। भाई कहानी तब समझ आएगी जब एक बंदा आपको वो पॉइंट ऑफ व्यू देगा। टीचर का काम भी यही है ना। तो वो जो टीचर वाला जो एक लेवल था एक राइटर का, वो तो आपने उससे छीन लिया। तो सर जी मैं यहाँ पे ना एक ये जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं मुझे लग रहा है परसेप्शन पे कर रहे हैं और हम अज्यूम करके ये गुफ्तगू कर रहे हैं। हम ना आज सवाल आपसे भी अगर इसमें आप ऐड करना चाहें कर दीजिएगा, चूँकि मैं आपको क्रिटिसिज्म देने लगा हूँ। आपको कहा गया है ये रेटिंग आती है, आप चारों बैठे हुए हैं, स्टेक होल्डर्स हो आपने मीडिया में आज जिस जगह टीवी इंडस्ट्री है उसमें बहुत कंट्रीब्यूट किया, बहुत खून जलाया है और ख़वातीन का पाकिस्तान के अंदर इस जगह पर आना और साथ में फैमिली लाइफ के साथ लिखना बहुत मुश्किल जॉब है। रेटिंग सिस्टम की कभी कहीं डेमो हमें दी गई, हमें कोई रिसर्च पेपर मिला, हमें पता है ये रेटिंग कैसे आती है? मुझे सबसे जवाब चाहिए। देखिए बात आपकी बिल्कुल बजाय परसेप्शन है, दिस इज़ परसेप्शन। मैं सॉरी इसमें ऐड कर दूं जी। मैं चूँकि ये सवाल जानबूझ के इसलिए रख रहा हूँ
साजी ये सारी बातें हमें बताई जाती हैं, लेकिन अगर आप लोग इसके जिम्मेदार हो तो आपको पता होना चाहिए कि रेटिंग आती कैसे है। अगर इसमें आती है तो इसमें कौन सा एज ग्रुप है जो कि देख रहा है नागिन, जैसे हिंदुस्तान में, अमेरिका में होता है। आपने फोकस ग्रुप की बात की, ये सारे वहाँ पे ऐसे ही रेटिंग सिस्टम काम करते हैं। हमारे पास एक एजेंसी है, वो एजेंसी से जो रेटिंग आती है, हम जब चैनल ओनर से पूछते हैं, उनके पास भी कोई क्ल्यू नहीं है। वो हमें बताया जाता है 25,000 मीटर्स लगे हुए हैं, उनकी वर्किंग क्या है, वहाँ पे एज ग्रुप क्या है, और ना हमें हर महीने 2 महीने बाद आप राइटर्स के साथ कोई ऐसी स्टडी शेयर होती है या गैलप सर्वे शेयर होता है कि सोसाइटी के ये ट्रेंड्स हैं, ये चेंजेस हैं, ये हो रही हैं। एक बात की रेटिंग उसकी कोई आ गई तो मैं ख़वातीन के होते हुए लोग बात नहीं करना चाहता, लेकिन अगर वो नागिन चल रहा है उसके साथ सीडी का एक चैनल चल रहा होता है जिस पे और ज़्यादा रेटिंग आ रही होती है, तो क्या हम अपने चैनल्स पे वो सीडी वाला चैनल रिप्लेस कर दें? फिर तो इससे ये आर्गूमेंट डेवलप होता है। प्लीज़ आप कंटिन्यू कीजिए। देखिए, आपने जो बात कही वो बात है उन जगहों की, उन इंडस्ट्रीज़ की, उन प्रोड्यूसर्स की, उन अक्लमंद लोगों की जो अपनी इंडस्ट्री को देर तक लेके चलना चाहते हैं। दुरुस्त। यहाँ क्या है कि यहाँ आप वैसे भी अगर पाकिस्तान में आप देखें, जितने भी सरमायादार हैं, कोई भी एक बिज़नेस चलता है उसमें ये एक, जिसे कहते हैं ना पंजाबी में, हवा के बुल्ले में से जो कोई लूट लिया ना इन्होंने, आंधी के बेर वो लूट लिए, फिर ये आगे चलते हैं, ये दूसरे बिज़नेस की तरफ चलते हैं। इन्होंने ड्रामे में से जो कुछ निकालना था ना वो इन्होंने निकाल लिया। अब उसको इन्होंने एक, जैसे वो एक लूम चल रही होती है ना, वहाँ झगड़े चल रहे होते हैं, फसाद चल रहे होते हैं, मुसीबत चल रही होती है, इन्होंने उस तरह इसको छोड़ दिया है। जो आपने बात बताई है वो उस सूरत में होती है जब कुछ समझदार लोग, जिनको पता होता है कि ये इतनी छोटी चीज़ नहीं है। देखिए, हम 4 लोग तो ये बैठे हैं, इसके अलावा कितने सारे लोग हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री को स्क्रैच से, जो कहीं नहीं थी, जिसके लिए कोई खाम माल नहीं था ना, उसके इवन हमारे देखने वाले भी हमने खुद बनाए हैं। बीगुल के अपने देखने वाले हैं, इनके अपने, हमारी अपनी ज़ाती रेटिंग है जो हमने अपनी ज़ाती रेटिंग बनाई। वो सब लोग इनको जहाँ तक पैसा देते रहे। जो आपने बात कही कि इसके स्टडी क्यों नहीं हुई, इस पर सर्वेस क्यों नहीं हुए, इसको देखा क्यों नहीं गया कि उनके रीडर्स या व्यूअर्स जो वो किस एज ग्रुप के लोग हैं, किस सोशियो इकोनॉमिक सेटअप के हैं, उनके लिए हमें कौन सी स्लॉट रखनी चाहिए। आया हम 9 बजे की स्लॉट के हैं, 6 बजे की स्लॉट के, 8 के, हम सबको 8 की स्लॉट में इकट्ठा कर दिया। देखिए, हमारा सेठ जो है ना, उसको हम लोगों से कोई दिलचस्पी नहीं है। वो हम में से मैक्सिमम चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर चुका है। 10-20 ड्रामे मैंने लिख लिए होंगे, 7-8 इन्होंने, 15-20 उन्होंने, 7-8 उन्होंने, तो बस अब हम उनके लिए यूज़लेस हैं, जैसे गन्ने का फोक होता है। अब वो अगर हम कहीं बिकते हैं तो वो बेच देंगे, नहीं बिकते तो वो हमें बाहर उठा के फेंक देंगे कि हम गलते सड़ते रहे, खाद बनते रहे। आमना, ये आपकी जज्बाती बात है, मैं इससे ये डिफ़र करूँगा कि जब से कैपिटलिज्म आया दुनिया में, उसमें जो ज़रूरत होती है उसका दाम लगता है। और हम जैसे आपने कहा कि आपने उनकी ज़रूरत के मुताबिक भी मन मार के लिखा, आप नहीं लिखना चाहती थी। हम सब एक प्रोडक्ट हैं इस वक्त कायनात, जो इस वक्त की कायनात और ये ज़माना है। हमारा कोई दाम है, हम अपने ऑडियंस क्रिएट करते हैं और वो आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन इसी में से हमने वो जो हमारे पास ताकत है, हर एक के पास डिफरेंट ताकत है। अगर राइटर होना इतना कॉमन होता है तो सब एक ही तरह के स्लूप में लिखते ना। अपनी अपनी एक फ्लेवर है, उस फ्लेवर की वजह से वो ऑडियंस जुड़ी हुई है आपके साथ भी, और जो इस वक्त इस राउंड टेबल पे नहीं है। इसमें से रास्ते तो हम ही ने निकालने हैं। वो क्या चाहते हैं, जो भी मेकिंग मनी वाला, चाहे हिंदुस्तान में हो, चाहे यहाँ हो, चाहे कहीं और भी हो, वो यही चाहेगा कि जो टैलेंट है इससे वो सारा रस मैं चूसूं और फिर उसके बाद फुर कर जाऊं। और उसकी आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल भी दी कि हमारे यहाँ एक इंडस्ट्री पनपती है, म्यूज़िक इंडस्ट्री पनपी, उसको ख़त्म करके एड एजेंसी आई, एड एजेंसी को ख़त्म करके टीवी इंडस्ट्री आई, अब टीवी इंडस्ट्री को ख़त्म करके OTT प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं। तो ये कब तक चलेगा, क्या हल है इसका, हम उस पर भी तो गुफ्तगू करें ना। चूँकि हम आप चारों जो है वो माशाल्लाह से पाकिस्तान के वो ब्रेन हो कि जिन्होंने यहाँ पे अपना मकाम, अपनी ताकत अपने बाजू पे बनाया है, और आप जैसे और भी हमारी इंडस्ट्री के जो साथी हैं उन्होंने भी उतना ही कंट्रीब्यूट किया। तो हमें तो अब सजेशन देनी है कि क्या करें, क्या स्टेट चैनल इसमें कोई रोल प्ले कर सकता है?
अगर सेठ सिर्फ पैसा देखता है, अगर वो नहीं करता तो कौन जिम्मेदार है? देखिए मशवरा या सजेशन किसे दें? हमेशा जैसे जब भी हम ये बात करते हैं, अब हम ख्याल जब बैठ मैं जाते एक हैं, लुकमा दे दूं, इजाज़त ज़रूर हो तो? दीजिए। जो हम ये मशवरा उनको दे रहे हैं जिनसे हमें ये एक, जो साजी ने बात की ना, एक परसेप्शन मिलता है कि वो ऐसा ड्रामा देखना नहीं चाहते लेकिन फजूल चीज़ें देखते हैं। ये डिस्कशन का हमारा जो आज का प्लेटफॉर्म है, ये राउंड टेबल का, ये उनको एड्रेस करना है कि या तो आप लोग सोशल मीडिया पे ये डिमांड छोड़ दो या वो जाके देखो। अगर आप वो देखना चाहते हो तो जो चीज़ लिखती हैं, बीगू लिखती हैं, आमना लिखती हैं और साथी लिखते हैं, फसी लिखते हैं साथी, तो फिर उसको देखो भी, या फिर डिमांड छोड़ दो। तो हमें उनको एड्रेस करना है। तो हम बेसिकली व्यूअर्स को एड्रेस जी, करना चाह जी। रहे हैं। देखिए व्यूअर से मुझे इतनी ज़्यादा शिकायत नहीं है, हमने खुद ही क्रिएट किए हैं। जब ये सब कुछ नहीं था, जो हालात आज हैं, तब वो कुछ और देखते थे, आज वो ये देखते हैं। और एक चेंज आती है चीज़ में, बदलता है हर किस्म का, ऊपर नीचे, इट्स अ रोलर कोस्टर राइड। गिरावट भी होती है, फिर बेहतर हो जाता है ग्राफ, फिर नीचे चला जाता है। अगर नीचे चला गया है तो चला गया है। आई एम श्योर, मैं बड़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि ऊपर भी जाता है। अगर मैं इसलिए भी ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि बहरहाल हम एग्जिस्ट करते हैं और हम सर्वाइव करते हैं, बहुत तम तराक से करते हैं। हमारी वॉइस बिल्कुल मैं नहीं समझती कि वीक है। मैं ये समझती हूँ कि हम चारों की आवाज़ बेहद स्ट्रॉन्ग है। मैं ये समझती हूँ कि मुझे बहुत ड्यू रिस्पेक्ट भी मिलती है, मुझे ऑडियंस भी मिलती है जो मेरी बात सुने। बहरहाल जैसे आमना ने कहा, हमारी एक नीश ऑडियंस है, उस नीश ऑडियंस की भी एक वॉइस, एक स्ट्रेंथ बहरहाल मौजूद है। हम थोड़ा सा जब हट के धारे से चलते हैं और वो काम नहीं करते जो मेन स्ट्रीम या कमर्शियल या रूटीन का है, तो देखिए फिर हमें थपेड़े भी पड़ते हैं, हम अगेंस्ट द करंट चल रहे हैं, हमें धक्के भी पड़ते हैं। हम खुद ही हमने ये फैसला किया है कि हम उल्टा चलेंगे, वरना बह जाएं आप। बिल्कुल, एक तो यहाँ बात ये पे है। मैं आपसे जो जी। है वो माजरत के साथ ये डिफर करूँगा कि जो भी दुनिया पे जहाँ कंटेंट चलता है, एक तरफ तो ये है कि स्टेट चाहती है कि वो नैरेटिव उसके ज़रिए बयान कर दे, एक तरफ कमर्शलिज्म है, उसके दरमियान में हर तरह की चीज़ चल रही है। जो भी फूड स्ट्रीट कामयाब होती है उसमें ढाबा भी होता है, कॉन्टिनेंटल भी होता है, वो सब कुछ मिलता है। तो हम जो बहस कर रहे हैं वो ये है कि इस वक्त सिर्फ एक ही तरह की डिश अवेलेबल है मेजॉरिटी में, मेजॉरिटी में देखिए माइनॉरिटी में ही रहेंगे हम अमीन, हम माइनॉरिटी ही हैं, ठीक है, और हमारी वॉइस भी माइनॉरिटी वॉइस है, और ये हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड है। हम माइनॉरिटी में रहेंगे, ऐसी सोच, ऐसी फ़िक्र हमेशा माइनॉरिटी में रही है। मेजॉरिटी अब तो और उसको एक साथ मिल गया है कैपिटलिज्म का और पैसे का जोर है, क्योंकि ये चीज़ बहुत कमर्शियल हो गई है। हम में से कोई सस्ता लिखने वाला नहीं है, हालांकि हम मेन स्ट्रीम राइटर्स नहीं हैं, ठीक है, वी ऑल ऑफ अस, बावजूद भी गरीब बट आई थिंक वी आर वन ऑफ द एक्सपेंसिव राइटर्स हु आर सिटिंग हियर। अगर देखा जाए तो वो किस चीज़ की जीत है? हम इस कैपिटलिज्म का हिस्सा हैं, ठीक है। मुँह मांगी आपको अदायगी दी जाती है, हमें चाहे वो हमसे जो थोड़ा सा एक मुतनफ़िर, वो इसलिए हैं कि हम उनकी रैट रेस का हिस्सा नहीं बनते, वो एक आइडियोलॉजिकल क्लैश है। आई टोटली एग्री विद दैट। उन्होंने हमें ज़बरदस्ती नहीं कहा कि आप बन जाइए हमारा हिस्सा, हम भी बनने को तैयार नहीं है। तो एक जंग, एक टसल जारी है। मुझे लगता है ये फ्रिक्शन बड़ी हेल्दी है और ये ज़िंदगी भर रही है। जैसे इन्होंने मंटो का जिक्र किया, तो मुझे अफसोस भी होता है कि मंटो का हश्र जो इस शहर ने किया जब वो वहाँ से आए, वो बहुत बुरा था। और अब हम लोग बहुत प्रिविलेज्ड हैं, कुछ भी नहीं है उस, ना हमारी वो सोच, ना हमारी वो हैसियत, ना हिम्मत, ना हमारे अंदर वो सलाहियत। लेकिन आप हमें देखिए, वी आर वेरी प्रिविलेज्ड राइटर्स। तो मैं तो ये रोना नहीं रोती कि हाय मैं मर गई और मेरा कुछ नहीं हो रहा। मैंने जो लिखा है वो चला, जब वो नहीं चला तो मैंने कहा ठीक है दे दीजिए, लिखूंगी तो मैं यही। तो उन्होंने कहा कि अच्छा फिर आप काम नहीं करेंगी। मैं काम करूंगी। अब मैं काम कर रही हूँ। होता ये भी प्रॉब्लम है हमारे बाकी सब लोगों का कि आपको एक डिसीजन लेना होता है। आप अपना लाइफस्टाइल यूँ बढ़ा लेते हैं बिकॉज आपको पैसा मिल रहा है इस इंडस्ट्री में आजकल, फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ शुरू करते हैं। आप ना कीजिए ना इतना लेविश लाइफस्टाइल के जिसको सस्टेन करने के लिए आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, फिर आप रोइए मत।
बाकी जितने लोग अब लिख रहे हैं वो ये नहीं कि वो ये लिखना चाहते हैं, वो डेस्परेट हैं टू राइट बिकॉज उन्होंने अपना लाइफस्टाइल कहीं से कहीं बदल लिया, उन्होंने अपने घरों के मोहल्ले छोड़ दिए, कहीं और घर बना लिए, कहीं और रहने लग गए. दे आर पार्ट ऑफ दिस कैपिटलिज्म रेस. वी आर नॉट.